नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है। क्या एआई बूम को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए? आइए इसके बारे में देखते हैं। आईएमएफ जैसा कि जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक जैसे बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक है ना। और ये आईएमएफ ये संस्था है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ये फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, आर्थिक आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि आउटलुक, जो इकोनॉमिक आउटलुक, इसको कौन जारी करता है? आईएमएफ। तो आईएमएफ ने अपने आर्थिक आउटलुक में दुनिया में स्टॉक मार्केट में एआई बूम को लेकर चेतावनी दी है कि भविष्य में इसकी व्यापक प्रयोग के भरोसे पैसे लगाना नुकसानदेह भी हो सकता है। दरअसल इन दिनों एआई कंपनियों में जबरदस्त निवेश का दौर चल रहा है। भारत के हैदराबाद में एआई डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल अगले 5 साल में $15 अरब निवेश करने जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में इस मद में निवेश के रूप में अमेरिका और चीन और ब्रिटेन क्रमशः, अमेरिका ने 470, चीन ने 119 और ब्रिटेन ने $28 अरब ये आए हैं निवेश के रूप में। जबकि भारत फिलहाल $11 अरब निवेश के साथ 7वें स्थान पर है। आईएमएफ की शंका इस आधार पर है कि 90 दशक में .com है, .com के भविष्य को लेकर भारी निवेश हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग अपेक्षित रूप से न होने के कारण कंपनियां खस्ताहाल हो गई हैं, निवेशकों को नुकसान हुआ है। वैश्विक वित्तीय संस्था यानी जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यह भूल रही है कि इंटरनेट के यंत्रों में प्रयोग में, यानी जैसे मोबाइल में पारंगत होने में लोगों को समय लगा है, लेकिन एआई का प्रयोग संस्थाओं, सरकारों और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और रक्षा और कृषि उद्देश्यों के लिए होना है, और सामान्य जन के लिए इसका इस्तेमाल एआई सक्षम उपकरण चलाने तक ही सीमित होगा। इसके इस्तेमाल के समय और पैसे की भारी बचत होगी। इंटरनेट ने दुनिया के उपभोक्ता व्यवहार, पसंद ना और जो ज्ञान हासिल करने के तरीके और फाइनेंशियल मार्केट के कैशलेस इकोनॉमी जैसी क्रांतियां भी तो की हैं। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, ये मानहानि कानून का दुरुपयोग रोके। सीबीपी श्रीवास्तव, जो कि लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस दिल्ली के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा मानहानि के अपराधीकरण के विषय पर की गई टिप्पणी इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हाल में कई अवसरों पर इससे संबंधित कानून के दुरुपयोग को देखते हुए यह विषय और भी गंभीर हो गया है कि विधि के शासन के अंतर्गत, विधि के शासन अनुच्छेद 14 में आता है। तो जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो विधि के शासन के अंतर्गत कानून की यथोचित प्रक्रिया के विस्तार के साथ न्यायालय के द्वारा अधिकारों की पहचान कर उनके लिए दावा करने की पद्धति बताई गई है। क्या है? विधि के शासन के अंतर्गत कानून की यथोचित प्रक्रिया के विस्तार के साथ न्यायालय के द्वारा नए अधिकारों की पहचान कर उनके लिए दावा करने की पद्धति बताई गई, लेकिन यह देखना भी आवश्यक होता है कि किन्हीं दो अधिकारों के बीच कोई टकराव तो नहीं है। ऐसी ही एक स्थिति अभी चर्चा का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी इसमें अपन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, और अनुच्छेद 21 के दायरे में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा के अवसर के बीच किस प्रकार संतुलन बनाया जाए। यानी क्या बात कर रहा है? अनुच्छेद 19(1) में 1(a) में बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, और अनुच्छेद 21 के दायरे में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा के अधिकार, इनके बीच संतुलन बनाया जाए। तो ऐसे संतुलन के लिए मानहानि का प्रावधान संविधान और कानून में किया गया है। अनुच्छेद 19(2) में मूल अधिकारों के निर्बंधन लगाने के
एक आधार, मतलब इसमें 19(2) से शुरू करते हैं तो इसमें निर्बंधन यानी इस पर रोक लगती है ना, तो मानहानि उल्लेखित होती है यहाँ पे। इसी प्रकार अपकृत्य विधि के तहत सिविल मानहानि और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का उल्लेख है। क्या बोला है? अपकृत्य विधि के तहत सिविल मानहानि और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार उन व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से या ये जानते हुए कि इससे हानि होगी और कोई झूठा बयान देने या प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे प्रावधान का उद्देश्य सामाजिक हितों का संरक्षण करना या किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा पर होने वाले हमलों को रोकना है। विदित है कि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला लिखित, मुद्रित या स्थायी रूप से व्यक्त कोई भी बयान आपराधिक मानहानि के दायरे में आ सकता है। क्या बोला है? कि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला लिखित हो या मुद्रित हो या स्थायी रूप से व्यक्ति की बयान, जो व्यक्तिगत बयान होता है, आपराधिक मानहानि के दायरे में आ सकता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में आपराधिक मानहानि के कानूनी उपबंधों को संवैधानिक रूप से वैध कहा था, लेकिन एक दशक के भीतर ही न्यायालय के द्वारा इसके बेअपराधीकरण के लिए टिप्पणी करना इस तथ्य का द्योतक है। ऐसे कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और यह कदाचित धन उगाही का एक साधन बन गया है। 2016 में न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से असंगत है। न्यायालय इस आधार पर आपराधिक मानहानि को संवैधानिक रूप से आपराधिक मानहानि को संवैधानिक रूप से वैध कहा है और अनुच्छेद जो आर्टिकल 19(a) है, 19(1)(a), इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हालांकि एक बुनियादी प्राकृतिक अधिकार होने के साथ साथ मौलिक स्वतंत्रता भी है, किंतु यह निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष यानी इसके अपवाद हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस पर मानहानि के आधार पर विवेकपूर्ण निर्बंधन संभव होता है, यानी किसी की भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अपन ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। आपके पास बोलने की बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसको दायरे हैं। तो इस संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच आनुपातिक संबंध होना चाहिए, यानी सद्भावनापूर्ण पूर्वक निष्पक्ष टिप्पणी, लोक सेवकों की सकारात्मक आलोचना और लोक नीतियों और न्यायिक कार्रवाइयों पर निष्पक्ष राय रखनी ही कहीं से भी मानहानि के आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों से असंगत होगा। इसके विपरीत प्रतिष्ठा के अधिकार की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो जीवन के विभिन्न अंग हैं। इस कारण दोनों अधिकारों के बीच संतुलन अनिवार्य है। 22वें विधि आयोग ने भी 2024 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालांकि अभिव्यक्ति और प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक है। विधि आयोग का यह विचार इस आधार पर उचित प्रतीत होता है कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए गरिमा की रक्षा उसकी अनिवार्य शर्त है, लेकिन जहां प्रतिष्ठा का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है, वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्यीकृत अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक स्वतंत्रता भी है और यह सभी स्वतंत्रताओं की जननी भी है। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा के अधिकार को अभिव्यक्ति पर वरीयता देने से व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिष्ठा की रक्षा तो अवश्य होगी, लेकिन सामान्यीकृत अधिकार का संरक्षण नहीं हो पाएगा। इस कारण संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दोनों का संतुलन अनिवार्य है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 1902 के तहत युक्त निर्बंधन लगाने के आधार पर उल्लेखित है, लेकिन आपराधिक मानहानि के कानून के दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस आलोक में यदि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उचित है कि मानहानि भी अपराधीकरण होना चाहिए, अगर हम इस विषय को संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज के संदर्भ में देखें तो और स्पष्ट होगा। न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में ये मामला आया था, इसमें स्वर्णिम त्रिभुज का उल्लेख किया है, किसमें? मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में, जिनके अनुसार इस त्रिभुज का निर्माण अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 से हुआ है। यानी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार अपन को बात पता लगी है कि जो स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि मैं पॉलिटी के दृष्टिकोण से देखूं तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 किसके बारे में बात करता है? विधि की समता, विधि का समान संरक्षण। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे एक गरीब तबके से गांव से बिलोंग करता हुआ जो भी XYZ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, मजदूर दिहाड़ी है, तो दोनों को एक बराबर अधिकार है, कानूनी अधिकार। तो अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, यानी विधि के समान समता, विधि का समान संरक्षण। ये विधि के समान समता है, ये हालांकि नकारात्मक दृष्टिकोण देता है, ये इंग्लैंड से लिया हुआ प्रावधान है। और विधि के समान संरक्षण यानी संरक्षण देना है। कोई व्यक्ति है, इसको वकील नहीं है उसके पास, एक है बहुत करोड़पति व्यक्ति, वो तो महंगे महंगे वकील खरीद सकता है, तो उसको भी संरक्षण देना है। तो सरकारी वकील सरकार मुहैया कराती है उसके लिए। तो ये जो अवधारणा है अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 19 में बात करते हैं, यहाँ पे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। यहाँ पे 19(1) A, B, C, D, E, F और E के बाद में F नहीं है, G। तो ये 6 स्वतंत्रता होती है यहाँ से कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता, धंधा करने की स्वतंत्रता, है ना। तो ये होती है और उस पर निर्बंधन भी है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है, यानी जीवन से संबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में बात करता है। तो इन तीनों को मिला दिया जाता है तो इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। इसलिए इन तीनों ही उपबंध को संतुलित किया जाना चाहिए। किसी एक दूसरे पर वरीयता देना अनुपातिकता के सिद्धांत से भी असंगत होगा और यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध भी होगा। अतः इस दृष्टिकोण से भी आपराधिक मानहानि के कानून को देखा जाना चाहिए और उसके दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। अगला राष्ट्रीय सहारा की एडिटोरियल है, आपदा के बाद की सावधानियां। बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहेगा ये। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण आपदा ने हिमालय और उसकी नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है, जिसके कारण प्राकृतिक और मानवीय आपदा दोनों चर्चा के विषय बन गए हैं। प्राकृतिक आपदा तो सीधी सी भैया जो कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, जो कि नेचुरली होती है। मानवीय आपदा मानव जानबूझ करके जंगलों को काट रहा है, धुआंधार वाहनों से धुआं निकल रहा है एक मानव के द्वारा, ठीक है, और पराली जला रहा है, ठीक है, प्रदूषण कर रहा है, पॉलीथीन यूज कर रहा है, ये मानव की द्वारा आपदा है। तो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मौसम वैज्ञानिक संवेदनशील स्थानों पर रह रहे लोगों के बारे में भी सचेत कर रहे हैं। उत्तराखंड में धराली के बारे में बात करें, धराली, ऋषिगंगा, शैनागाड़, नंदनगर, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और कुमाऊं मंडल में सन 2023 से लगातार आ रही आपदाओं ने भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद हिमालयी नदियों के किनारे और ग्लेशियर झीलों के मुहाने पर लोग बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं। वहां पर बन रही बहुमंजिली इमारतें, पर्यटन, चौड़ी सड़कें, उसके निर्माण के लिए वनों का कटान आदि कभी भी भीषण तबाही के कारण बन सकते हैं। ये मानव निर्मित आपदाएं कह सकते हैं इनको। भाई व्यक्ति जहां पर पेड़ पौधे हैं, नदी निकलने की जगह है, वहां पे आप बहुमंजिली इमारत बना रहे हैं,
सड़कें बना रहे हैं चौड़ी चौड़ी, और भी कई कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग जैसे हब की निर्माण कर रहे हो आप। हिमालय क्षेत्र में अधिकांश आपदा का कारण चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ के ऊंचे और सीधे खड़े पहाड़ों से गुजरने वाली सड़क अधिकतम 5.5 से 6 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है। जहाँ इतनी कम चौड़ाई की सड़कें बनी हुई है, वहाँ भूस्खलन का खतरा न्यूनतम हुआ है। वहाँ में वनों के आग के कारण, ये क्या कारण है, वनों के दावानल कहते हैं इसको। तो वनों के आग के कारण वनस्पतियों जलने के बाद मिट्टी कमजोर पड़ जाती है। इसके बावजूद भी वनों का कटान होता है, जिसके कारण हिमाचल में बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में नदियों में लकड़ी बहकर आई है। यही स्थिति उत्तराखंड की भागीरथी, अलकनंदा और अन्य सहायक नदियों में देखी गई है। देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी क्षेत्र की नदियों में आए जल प्रलय से भी भारी नुकसान हुआ है। वह नदियों के किनारे बड़ी मात्रा में अतिक्रमण खनन का परिणाम है। बहुमंजिली इमारत ने जल निकासी की व्यवस्था को अवरुद्ध कर दिया है। बहुमंजिली इमारतों ने जल निकासी की व्यवस्था को, भाई जहाँ से जल निकलना चाहिए, नदी बहना चाहिए, वहाँ पे मकान खड़ा कर दिया है। जहाँ जहाँ ऑल वेदर रोड बन गई है, वहाँ भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस भीषण आपदा के बाद 15 सितंबर 2025 को देहरादून में हिमालयी आपदा गंगा और यमुना का विकास या विनाश के विषय पर राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता जल पुरुष, अपन जानते हैं जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी को, जो कि मुख्य वक्ता थे। यहाँ पर एक राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था गंगा और यमुना का विकास या विनाश। देहरादून में हुआ था ये 15 सितंबर 2025 को। तो जिसमें महसूस किया गया कि हिमालय की संवेदनशीलता के सामने मौजूदा विकास अनुकूल नहीं है। उत्तराखंड की आपदा के दौरान जो स्थिति बनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आपदा न्यूनीकरण हेतु महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए गए, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु मंत्रालय आदि को सौंपा जा रहा है। जिसमें मांग की जा रही है कि आपदा से सबक लेने के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भविष्य में सड़क सधारीकरण से निकलने वाले मलबे को यमुना और भागीरथी में न डाला जाए। डंपिंग जोन बनाकर मलबा का निस्तारण हो और उसके ऊपर पौधों का रोपण किया जाए। सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर से अधिकतम 6 मीटर तक रखी जाए। गंगोत्री राजमार्ग पर झाला में भैरव घाटी तक देवदार के हरे पेड़ों का कटान रोका जाए और भागीरथी इकोसिस्टम जोन 2012 की शर्तें लागू हो। यहाँ के छोटे और सीमांत किसानों के जीवन एवं आजीविका संरक्षण के लिए जलवायु अनुकूल प्लानिंग का सुझाव बहुत पहले से ही फाइलों में पड़ा है। गलियारों, झीलों की बदलती स्थिति को ध्यान में रखकर इसके आसपास की जैव विविधता संरक्षण के लिए जलवायु कार्य योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। नदियों के उद्गम से 150 किलोमीटर आगे तक बड़े निर्माण कार्य इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर बाढ़, भूकंप और भूस्खलन संभावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे निर्माण कार्य जैसे मजबूत सड़क, जल स्रोतों का संरक्षण, वृक्षारोपण और जल स्वच्छता, जल निकासी आदि की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय महिलाओं और युवकों को भी रोजगार मिलेगा। अंधाधुंध पर्यटन के नाम पर बहुमंजिली इमारतें निर्माण कार्यों का प्रयोग में की गई जेसीबी और पोकलैंड मशीनों ने हिमालय की मिट्टी और जंगल जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है। हिमालय की धरती पर जो भूकंप से कांप रही है और उसे और अधिक संवेदनशील बना दिया है। प्लास्टिक, कूड़ा कचरा का प्रबंधन हो और उसे पवित्र गंगा जल में जाने से रोकना पड़ेगा। हिमालय के विकास कार्य के लिए पृथक मॉडल की आवश्यकता है, अर्थात एक हिमालय नीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए हिमालय लोक नीति में दिए गए सुझाव को ध्यान में रखा जाए। तीर्थयात्री व्यक्तिगत वाहन की जगह सरकारी वाहन का भी उपयोग करें। हवाई उड़ानों को नियंत्रित किया जाए, इससे बढ़ते ब्लैक कार्बन के खतरे को कम किया जा सकता है। नदियाँ
गाड़ गदेरों के मुहाने पर बन रही बस्तियों का निर्माण पर रोक लगे। सुरंग आधारित परियोजनाओं को बहुत सीमित किया जाए, क्योंकि सुरंग के ऊपर जो गांव आ रहे हैं वहां मकानों पर दरार पड़ रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग के ऊपर बसे हुए लगभग 30 गांव के मकानों में दरार पड़ी हुई है, क्योंकि वहां भारी विस्फोट के कारण सुरंग का निर्माण जिस तरह से चल रहा है उसने हिमालय क्षेत्र में एक कृत्रिम भूकंप जैसी स्थिति बना रखी है। सूक्ष्म एवं छोटी जल विद्युत के निर्माण की दिशा में कदम उठाने होंगे। उच्च हिमालयी भाग क्षेत्रों में स्थित बग्यालों में मानवीय आबादी को नियंत्रित किया जाए। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपदा प्रभावित विशेषकर हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारे में दिए गए आदेशों का शब्दांशः पालन हो, ताकि हिमालय वासियों को सुरक्षा मिल सके। जरूरी है कि नदियों, ग्लेशियरों के बारे में किए गए अध्ययन रिपोर्ट का पालन हो। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थानों से अध्ययन करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इसके साथ ही मौसम विभाग के द्वारा दी जा रही चेतावनियों का गंभीरता से लिया जाए। यदि वे किसी प्रभावित क्षेत्र के बारे में संभावित खतरे से अवगत करा रहे हैं तो वहाँ पर लोगों को तत्काल ही सूचित किया जाना चाहिए, ताकि लोग वहाँ से स्वयं बच सकें। इसके लिए जरूरी है कि राज्य के स्वतंत्र वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक टीम बनाकर समय समय पर इसके सुझाव लिए जाएं, और जो राज्य और समाज के बीच में एक कड़ी का काम कर सकते हैं। राज्य और आपदा में क्षतिग्रस्त भवन और मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजा की राशि बहुत ही कम है, जिसे 10-10 लाख रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कृषि युग जमीन को होने वाले नुकसान का मुआवजा उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्य में जहां छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें हेक्टेयर के रूप में भुगतान किया जाए, और जो 200 रुपये से 5,000 रुपये तक ही मिल पाता है। इसलिए लोगों के जीविका के साधन आपदा के कारण नष्ट होने पर उन्हें प्रति नाली भूमि दर पर निर्धारित करके पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए और वे दूसरे स्थान पर अपनी जमीन की वापसी कर सकें। तो इस प्रकार बहुत ही शानदार एडिटोरियल देखे अपने भी, ये आपदा के संबंध में देखा, इसका न्यूनीकरण कैसे कर सकते हैं, तो उसके बाद सावधानियाँ क्या हो सकती हैं। ये आर्टिकल 19 के बारे में देखा था, वही अपन ने मानहानि का कानून का दुरुपयोग के बारे में देखा था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।